हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है बोरोइंग कॉस्ट के बारे में। बोरोइंग कॉस्ट क्या होता है? बोरोइंग कॉस्ट होता है जो भी इंटरप्राइज एंटिटी अगर कहीं से पैसे उधार पे लेती है, इसको क्या बोलते हैं? बोरोइंग कॉस्ट होते हैं। तो पैसा लेने उधार लेने का बहुत सारा उनका ये हो सकता है ना, कारण हो सकता है उनको करंट एक ये वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है तो बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है ना। या उनको पैसे की जरूरत है तो वो फैमिली फ्रेंड कहीं से भी पैसा उठा लेते हैं, उनको अगर प्रोडक्शन करना हो या कुछ सॉर्ट ऑफ फंड हो गया हो तो इसको बोरिंग कॉस्ट कहता है। तो ये क्या डील करता है? ये 16 ये क्या कहता है? ये क्या ये क्या कहता है? हम ये कहता है इट डील्स विद द अकाउंटिंग फॉर द बोरोइंग कॉस्ट एंड नॉट विद द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी या प्रेफरेंस कैपिटल। तो ये बोरोइंग कॉस्ट के बारे में बात करता है, उसके बारे में डील करता है। ये नहीं कहता है कि आपके ऑनर्स का जो खुद का कैपिटल है जो वो बिजनेस में लेके आया है, अगर उसमें कुछ चेंजेस हो रहा है, उसके कॉस्ट में कुछ बढ़ रहा है, तो उसके बारे में ये बात नहीं करता। ये क्या बात करता है कि जो एंटिटी है वो अगर कहीं से पैसे उधार लेती है तो उसके कॉस्ट में अगर कुछ बढ़ता है घटता है तो उसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो बोरोइंग कॉस्ट इंक्लूड इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड बाय एन इंटरप्राइज इन कनेक्शन विद बोरोइंग ऑफ फंड्स, ठीक है। वही चीजें हो रही है यहाँ पे भी, वही चीजें वही बातें हो रही है कि बोरोइंग कॉस्ट क्या इंक्लूडेड है? इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट, अगर कुछ बढ़ता है इंटरप्राइज का उस बिजनेस के रिगार्डिंग, ठीक है। इफ द बोरोइंग कॉस्ट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन ऑफ ए क्वालिफाइंग एसेट्स इट शुड बी कैपिटलाइज एज पार्ट ऑफ द एसेट्स कॉस्ट। अभी क्या बोल रहा है कि अगर कुछ भी ऐसा कर रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसा काम कर रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग ही कर रहा है, तो इस तरह के एसेट्स में जो खर्च आ रहा है उसको ये ऐड करने के लिए बोल रहा है कि आप इसको ऐड करिए और इसको कैपिटलाइज करिए। क्या करिए? कैपिटलाइज कर लीजिए, ठीक है। तो किस तरह का एक्विजिशन अगर हो रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है या कोई प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये जो तीनों चीजें हो रही है किस तरह के एसेट्स की हो रही है? क्वालिफाइंग एसेट्स की। क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। कहता है एन एसेट दैट टेक ए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। अब एक ऐसा एसेट बनाया जा रहा है जिसका जिसका बनाने का पीछे मकसद क्या है कंपनी का? या तो उसको यूज करेगा या तो उसको बेच देगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं क्वालिफाइंग एसेट्स। क्या बोलते हैं? क्वालिफाइंग। जैसे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, प्लांट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड ओवर 12 मंथ्स या लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये क्या हो रहा है? कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका इंटेंशन क्या है? या तो कंप्लीट करके उसको बेच देना, जैसे रेडीमेड फ्लैट है उसको बना रहा है, तो वो भी क्वालिफाइंग एसेट्स है। वो बन जाएगा तो फिर वो बेच दिया जाएगा। या अगर खुद के लिए कोई ऑफिस बना रहा है तो वो ऑफिस बन जाने का तो यूज करेगा। तो क्वालिफाइंग एसेट्स का मेन क्या होता है? या तो आप यूज करते हैं या तो उसको सेल करते हैं। तो वही चीज यहाँ बात हो रही है कि बोरोइंग कॉस्ट किसके लिए बात हो रही है कि अगर किसी भी क्वालिफाइंग एसेट्स में लग रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको कैपिटलाइज कर देना है। क्या कर देना है? कैपिटलाइज कर देना है। वो एसेट्स कॉस्ट का ही एक पार्ट होगा। क्या होगा? एसेट कॉस्ट का ही पार्ट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे बोल रहा है अगर बोरोवर ये ओनर अगर खुद के इक्विटी में कुछ कॉस्ट बढ़ा रहा है या उसका हो रहा है, वो यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं करेगा, ठीक है। अब कहते हैं कि व्हेन नॉट टू कैपिटलाइज, कब नहीं करना है? जैसे जनरल बोरोइंग कुछ भी लिया और वो क्वालिफाइंग एसेट्स के साथ लिंक नहीं, पैसा उधार लिया मगर हम उसका कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, ना कोई इंटेंशन है यूज करने का ना सेल करने का, ठीक है। तो ये एक्सपेंसेस है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं, इस कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं। एसेट रेडी हो चुका है, क्वालिफाइंग एसेट रेडी हो चुका है, तो वहां पे अब क्या उसमें खर्च आएगा? तो इसलिए वहां पे अगर कुछ आप ऐड करते हैं तो वो कैपिटलाइज नहीं होगा। इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर्ड हो चुका है, स्टॉक रेडी हो चुका है, वो भी शॉर्ट टर्म पीरियड में, तो वहां पे भी तो कोई खर्च नहीं आएगा, तो इसलिए वो उसको भी कैपिटलाइज नहीं कर सकते, है ना। आगे देखते हैं। अब ये डील किसके साथ नहीं करता है? कॉस्ट नॉट रिलेटेड टू बोरोइंग लाइक इक्विटी फाइनेंशियल कॉस्ट, ठीक है। अब ये जो कॉस्ट है ये किस रिलेटेड नहीं है? इक्विटी से, फाइनेंसिंग कॉस्ट से नहीं है, तो ये उसके साथ डील नहीं करेगा। फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी डिफरेंसेस है उसके साथ डील नहीं करेगा। अब डिस्क्लोजर क्या रिक्वायरमेंट है? अब सीधी सी बात है, बोरोइंग कॉस्ट के बारे में बात करता है तो उसी के बारे में जो भी डिस्क्लोजर है रिक्वायरमेंट होगा। पहला, एन इंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज टोटल बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज ड्यूरिंग द पीरियड। जो भी बोरोइंग कॉस्ट हुआ और जो भी कैपिटलाइज हुआ उसको उसको डिस्क्लोज करना है। दूसरा, कैपिटलाइजेशन रेट यूज, कौन सा रेट यूज किया है कैपिटलाइजेशन के लिए उसको बताना है, ठीक है। तो ये तो हमारा था एएस, ये हमारा क्या था? एएस 16 था, ठीक है। तो ये 16 हमारा कंप्लीट हुआ। और हम लोग धीरे धीरे मैं अपने जो नोट्स हैं और जो मैं पढ़ाने का जो मेरा टेक्निक है मैं उसमें धीरे धीरे अपग्रेडेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में नया हूँ अभी, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। आप कमेंट में कुछ सजेशन हमको दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि ये मुझे मोटिवेट करेगा और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने में। और मैं पहले भी कह चुका कि हमारा टारगेट क्या है, नवंबर का जो हमारा जेआईबी का बैच होगा वो हमारा टारगेट है। तो मैं थोड़ी और भी टाइम
देना, मतलब ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि कोर्स जो है हमारा वो जल्दी से कंप्लीट हो सके, और क्योंकि हमारा और इसके अलावा 3 पेपर है उसको भी देखना है हमको, तो वो लोग भी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।